नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना शिक्षक के YouTube चैनल पर। साथियों, आज की क्लास लेकर आए हैं पर्यावरण पेडागोजी के बारे में। ये दूसरे नंबर की क्लास है। ये पूरी सीरीज जो है इसमें आपको मिलेंगे 500 प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम बेस पर बनाए गए हैं। इन सारे जो वीडियो है इनकी PDF भी अवेलेबल हो चुकी है। अब आप यूट्यूब के अबाउट में जाइए और वहाँ पर व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, उसके माध्यम से अपना शिक्षक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथियों, ये जो क्वेश्चन है आपके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 सीटेट, रीट, यूपी टेट, बिहार टेट सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी शिक्षक के लिए जो 15 नंबर की पेडागोजी है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करना है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं क्लास को। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षण की किस विधि में शिक्षण का सहकारी रूप देखने को मिलता है? चार ऑप्शन है आपके सामने, सही आंसर आपको क्लिक करना है। अन्वेषण विधि, पर्यटन विधि, टोली शिक्षण विधि या फिर विश्लेषण विधि। क्वेश्चन को समझिए। शिक्षण की किस विधि में शिक्षण का सहकारी रूप, अब सहकारी का अर्थ आप जानते होंगे तो आप सही आंसर टिक कर पाओगे। सहकारी का अर्थ होता है सभी जो है आपस में मिलकर कार्य करना, वही होता है सहकारी। तो यहाँ पर सभी मिलकर कार्य कौन कर रहे हैं? टोली शिक्षण विधि में सभी बच्चे जो है विषय वस्तु को आपस में सोल्व करेंगे। तो यह हो गई अपनी सहकारी विधि। ठीक है, आपने क्या लगाया है ये आप काउंट कर लीजिए, आपके कितने सही होते हैं 15 क्वेश्चन में से। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। भ्रमण यानी कि किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए प्रत्यक्ष उस स्थान पर वहां पर ले जाकर दिखाना होता है। जैसे कि मान लिया जाए बिजली कैसे बनती है, ठीक है ना। अगर पानी से बिजली बनती है तो वहां पर ले जाया जाए और वहां पर दिखाया जाए। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पिकनिक मनाना ये हो सकता है, प्रत्यक्ष अनुभव, मनोरंजन या फिर सरकारी योजना का निर्वाह। क्योंकि शासन द्वारा जो है भ्रमण जो है शामिल किया गया है पाठ्यक्रम में। तो यहाँ पर केवल सरकारी योजना का निर्वाह करना है या फिर मनोरंजन या फिर पिकनिक मनाना या प्रत्यक्ष अनुभव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष अनुभव देना छात्रों को। अगला देखिए, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का अर्थ है, यानी कि पर्यावरण के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसका क्या अर्थ निकलेगा? चार ऑप्शन है। अन्वेषण और संप्रेषण कौशलों का विकास करना। अन्वेषण को आप सभी जानते हो, खोज जो है इसका मीनिंग है ना। खोज और संप्रेषण जैसे कौशल है, उन कौशलों का विकास करना। सीखने के एक संसाधन के रूप में पर्यावरण का उपयोग, पर्यावरण का अपन सीखने के रूप में एक संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। या फिर शिक्षार्थियों में अपने परिवेश के बारे में गहन छानबीन की योग्यता का विकास करना। तो यहाँ पर सही आंसर आपको टिक करना है। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण माध्यम से शिक्षा का अर्थ ये सभी होगा। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है? पहला देखिए यहाँ पर, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। या फिर सेकंड ऑप्शन होगा विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करना, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, या फिर कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। साथियों, चारों ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पर आप अपने विवेक से लगाना है। अगर आपने एक स्पेशल चैप्टर है इसका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, अगर उसमें पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य होता है कक्षा के अधिगम, यानी कक्षा में जो सिखाया जाता है उसको बाहरी परिवेश से जोड़ना होता है।
तो ये यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से इसका आंसर भी दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के दृष्टिकोण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला एग्जाम में इसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पर हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, पर एक लॉजिक लगाना होता है केवल और उसका आंसर सामने होता है। तो यहाँ पर देखिए साथियों कि शिक्षक, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के दृष्टिकोणों को स्वीकार करना चाहिए एवं उन्हें क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। दूसरा देखिए अभिभावकों के विचार को भी स्वीकार करना चाहिए एवं उनको भी क्या करना चाहिए? उन विचारों को सम्मान देना चाहिए। और अगला है विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा ऑप्शन होगा अपना विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप सबसे पहले तो आप अपने विवेक से इसका आंसर सोच लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि विशेषतः पाठ्य पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑलरेडी क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है ना, और आप तुक्का लगाना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि ये दोनों चीजें समान चल रही है और ये थोड़ा अलग जा रहा है, ठीक है ना। ये तुक्का लगाने वाली बात होगी, बाद में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये अपना राइट हो जाना चाहिए, ये कर देना चाहिए। जहाँ पर स्थिति ऐसी हो जाए कुछ भी समझ में नहीं आए वहां पर, बाकी आपको हर एक क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शन को समझना है, उसके बाद ही उत्तर देना है, क्योंकि आपके लिए जो है टीचर बनने का जो लक्ष्य है वो बहुत ही आपका संवेदनशील है, तो इसलिए पेपर भी आपको व्यवस्थित देना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे के दृष्टिकोण कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं, इसलिए सभी दृष्टिकोणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है पर्यावरण अध्ययन है ना, अभिभावकों के विचार भी अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए सभी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अब प्रयोग पर क्यों ध्यान दे रहे हैं? इसलिए ध्यान दे रहे हैं भाई कि क्योंकि यहाँ पर क्या है? पर्यावरण है, इसलिए पर्यावरण जो है कोई भी चीज प्रयोग पर चलती है, ठीक है ना। अगला देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दे दीजिए। एनसीटी का उद्देश्य है, एनसीटी का उद्देश्य क्या है? शिक्षालय खोलना यानी विद्यालय खोलना बहुत सारे। दूसरा है शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों को अनुदान देना। पर ये सारे उद्देश्य पर इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना। इस सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो है जो सीटेट है वहां से भी इसका आंसर यही दिया गया है। अगला देखिए कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है, यानी कि कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण जो होता है उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन देख लीजिए। प्रजातांत्रिक के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना, मीनिंग तो जानते होंगे, बस इसके ऊपर ही आंसर डिपेंड करेगा। पहला देखिए विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना, बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास करना, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन करना, ये भी ठीक है। और विद्यार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास करना, ये भी ठीक है। तो आप अपने स्तर से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो पावरफुल ऑप्शन जो है वो आपको लग रहा होगा, विद्यार्थियों में बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना। अगर ये चीज जो होगी ना, तो ये जो बाकी जो ये तीनों चीजें ये इसी में इंक्लूड है, इसी में इंक्लूड है, इसीलिए इसका आंसर ए होगा पहले नंबर का, विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। अपकर्ष की मीनिंग आपको पता होगा, अपकर्ष का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, यानी पर्यावरण के जो गुण है सभी का स्तर क्या हो जाएगा? डाउन जाएगा। अपकर्ष का अर्थ भी क्या होता है? अपकर्ष होना है नीचे जाना, ठीक है ना। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, बिल्कुल। और परिस्थिति की विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, यानी परिस्थिति की विभिन्नता के कारण क्या होगा? पारिस्थितिकी असंतुलन होगा। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर भी क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ है? पर्यावरण शिक्षा से क्या लाभ हो सकता है? ऑप्शन देखिए पहला पर्यावरण के महत्व का ज्ञान होता है,
या फिर पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की जानकारी मिलती है, या फिर प्रदूषण के प्रभाव से बचने के उपाय ज्ञात होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है सारे पर्यावरण शिक्षा के लाभ हैं, इसलिए अपना उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है ना। पहला ऑप्शन है औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना, दूसरा है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, और चौथा है खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जोर। 4 ऑप्शन है, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आंसर जल्दी से। आपकी तैयारी का स्तर आप स्वयं को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय है। पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। पहला देखिए, विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए। कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, और जो ऑप्शन गलत हो तो उसको माइंड से निकालते जाना है और सही पे आकर टिक जाना है। विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। ठीक है ना। तो अब आपने दिमाग से ये दोनों तो निकाल दिया है बिल्कुल। ठीक है, अब दोनों बचे हैं। अब पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय होगा, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाएगा या फिर पर्यावरण प्रदूषण होने से बचाया जाए। तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। अगला देखिए, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। 2 प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक और दूसरी होती है अनौपचारिक। ठीक है ना। तो इसमें अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो बच्चा कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, अपने घर परिवार आसपास पड़ोस समाज से, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, औपचारिक के बारे में पूछा गया है, बल्कि यहाँ पर तो व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में, या फिर पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा। तो यहाँ पर देखिए, औपचारिक शिक्षा में आप ये दोनों तो ऑलरेडी हो जाएगा और ये दोनों बच जाएंगे। आप कोई इसमें ये लगाएगा और कोई इसमें ये लगाएगा। तो इसका सही आंसर होगा पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा। ठीक है ना। अब उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ, है ना, क्योंकि हर चीज का डाउट निकलना आवश्यक है। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है कि एक निश्चित समय में, निश्चित स्थान पर, निश्चित उद्देश्य के लिए दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं, और ये शिक्षा दी जाती है स्कूलों में पाठ्यक्रमों के द्वारा। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया। परंतु बहुत सारों के माइंड में चल रहा होगा कि प्राथमिक से उच्च स्तरीय, ये भी तो हो सकता है भैया। पर साथियों, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा जो है, इसमें बहुत सारे बैच के बच्चे बिना निश्चित समय पर, निश्चित उद्देश्य तो होगा पर निश्चित समय और पर निश्चित स्थान नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इससे ओपन से तो केवल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, वो कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, गाइड के माध्यम से या फिर किसी से कोचिंग के माध्यम से या फिर किसी अन्य साधन से। तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं हो सकता है, ये यहाँ पर यही होगा पाठ्यक्रमों के द्वारा शिक्षा। अगला देखिए, क्वेश्चन समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस रूप में व्यक्ति की मनोदशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना। निम्न में किस रूप में व्यक्ति की मनोदशा पर, यानी व्यक्ति की मन की दशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी व्यक्ति की मन की दशा पर पारिवारिक वातावरण का प्रभाव। अब इसका आंसर अपन ढूंढते हैं, है ना। मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा, या फिर शारीरिक विकास पर पड़ेगा, चरित्र विकास पर पड़ेगा, या फिर यह सभी। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा यह सभी। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की मनोदशा का जो है पारिवारिक वातावरण का जो प्रभाव है, पारिवारिक वातावरण का प्रभाव जो है व्यक्ति की मानसिक विकास, शारीरिक विकास और चरित्र विकास, इन सभी पर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है।
यानी कि 4 ऑप्शन है, आपको पता है ना, उसमें से एक सही होगा। यानी कि 3 जो है वो ऐसे उद्देश्य हैं, है ना, जो कविताओं और कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं। यानी कि कविता और कहानियों को शामिल करने के 3 उद्देश्य हैं, है ना। उसके लिए कविता और कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। केवल एक उद्देश्य ऐसा है जिसके लिए कविता और कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए जल्दी से। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना, या फिर विषय में रुचि का विकास करना, या फिर नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, या फिर शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, ठीक है ना। इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं कि बिल्कुल कविता और कहानियों को इसलिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है क्योंकि शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता की योग्यता बढ़े, ठीक है, विषय में रुचि का विकास हो, इसके लिए भी शामिल किया जाता है, और शिक्षार्थियों में आनंद और मजा उपलब्ध कराना ये भी उद्देश्य होता है कविता और कहानियों का प्राथमिक स्तर पर। परंतु यहाँ पर देखिए नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव, विषय वस्तु में बदलाव करने के लिए कहानी और कविताओं को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, अधिगम यानी सीखना को प्रभावशाली बनाने हेतु बालकों में विषय के प्रति क्या उत्पन्न करना आवश्यक है। यानी कि अधिगम को प्रभावशाली बनाना है, यानी कि सीखने को इतना प्रबल बनाना है, ठीक है ना। इसीलिए बालकों के प्रति क्या उत्पन्न करना आवश्यक है, बालकों में ऐसा क्या उत्पन्न किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, है ना, क्वेश्चन का मीनिंग हो, उसमें रुचि उत्पन्न करेंगे, या फिर उसमें सहनशीलता उत्पन्न करेंगे, या फिर उसमें धैर्य उत्पन्न करेंगे, या फिर उसमें क्या उत्पन्न करेंगे, आलस्य नहीं मेरे भाई, आलस्य तो नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए यहाँ पर होगा सही, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जल्दी से, बालकों में ऐसा क्या उत्पन्न कर ले कि वो सीखने के लिए तत्पर हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। इसका सही आंसर होगा रुचि। क्या होगा, रुचि। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। कैसा लगा है वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और आपके कितने अंक बने हैं 15 में से, है ना, 15 में से आपके कितने बने हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।